सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतनाज़ा कानून CAA पर हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जिस तरह CAA की मुखालिफत कर रही है, तेलंगाना में भी CAA की मुखालिफत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में इक़्तिदार के 100 दिन मुकम्मल होने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि CAA और मुसलमानों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात की बर्खास्तगी के लिए बीजेपी जो कोशिशें कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसकी मुखालिफत करती है और इसके लिए जदोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त से दो चार किया जाएगा। मुल्क को खतरा पहुंचाने की कोशिश पर कांग्रेस खामोश नहीं रहेगी, बल्कि देश की हिफाजत करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मुसलमानों को दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखने के इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री CAA लेके आने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन बात की है। तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? कल ही दिखाया था, मैं आप नहीं आया शायद इफ्तार में, हम साफ साफ कह दिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से लेकर 4% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज जो निकालने के लिए, दबाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे, सख्त हम लोग उनके खिलाफ है। हम लड़ेंगे इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को हरा देके ऐसे मामलों में देश को खतरा पहचाने का लाने के लिए कोशिश किए तो हम खामोश नहीं बैठते। ये देश को आज़ादी दिलाए सो पार्टी कांग्रेस है। इस देश को बचाने का जिम्मेदारी हमारे। माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन दिए, हमें 4% रिजर्वेशन निभाने के लिए हम पूरे कोशिश करेंगे। अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी या उनके कोई भी नेतागण कुछ भी भाषण देने दो। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत उज़्मा से CAA के निफाज पर फौरी रोक लगाने की दरख्वास्त की। मरकजी हुकूमत ने 2019 में मंजूर किए गए शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA को नाफिज कर दिया है, जिसकी मुखालिफत की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दायर हो रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मसला भी उठाया और अदालत में दरख्वास्त दायर कर CAA के निफाज पर फौरी रोक लगाने की अपील की। मजलिस के सरबराह ने अदालत में कहा है कि CAA के बाद मुल्क में NRC भी आ रहा है और ये दोनों का नापाक गठजोड़ है। NRC के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि तरमीम शुदा कानून आइन की असल रूह के खिलाफ है। ये आर्टिकल 14, 25 और 21 की खिलाफ वर्जी करता है। ऐसे में जब तक इस मामले की समाअत होती है, तब तक इस कानून के निफाज पर रोक लगा देनी चाहिए। असद ओवैसी ने याद दहानी करवाई कि CAA का नोटिफिकेशन जारी करने पर कहा गया था कि मजहब की बुनियाद पर किसी कानून को नहीं बनाया जा सकता और इस पर सुप्रीम कोर्ट कई फैसले भी सुना चुका है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको
एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। 19 अप्रैल से 7 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। 4 रियासतों में असम्बली इंतखाबात करवाने का भी ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स की मौजूदगी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि आम इंतखाबात 7 मराहल में होंगे और पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी और 6 जून को इंतखाबात को मुकम्मल करार दिया जाएगा। दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इस मरहले में मुल्क के 13 सूबों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में राय दही होगी और मुल्क की 79 लोकसभा नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबी नताइज 4 जून को सामने आएंगे। तीसरे मरहले में 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 94 लोकसभा नशिस्तों पर पोलिंग होगी। तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को की जाएगी। चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोटिंग होगी। इस दौरान मुल्क की 10 रियासतों और वफाकी दारुल हुकूमत के इलाकों की 96 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर वोटिंग होगी। 5वें मरहले की वोटिंग 20 मई को मुनक्किद होगी। इस दौरान 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 49 लोकसभा नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। छठे मरहले के दौरान 25 मई को वोटिंग होगी। उस दिन मुल्क की 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 57 लोकसभा नशिस्तों पर वोटिंग की जाएगी। 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को होगी। आखिरी मरहले के दौरान 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में वोट डाले जाएंगे। इस वक्त लोकसभा की 57 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि मुल्क में 29 साल तक की उम्र के करीब 81.5 करोड़ नौजवान वोटर्स हैं। 1.82 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। ये तमाम अफराद अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए वोट डालेंगे। उन्होंने बताया कि इस वक्त मुल्क में कुल वोटर्स की तादाद 96.8 करोड़ है, जिनमें से 49.7 करोड़ मर्द हैं और 47 करोड़ खवातीन हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के लिए अपनी पुख्ता अहदमंदी पर कायम है। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। भारत राष्ट्र समिति ने आने वाले आम इंतखाबात के लिए बीएसपी के साथ सीटों के माहदे के तहत बीएसपी को 2 लोकसभा सीट छोड़ने के फैसले के एक दिन बाद बीएसपी तेलंगाना सदर आर.एस. प्रवीण कुमार ने पार्टी छोड़ने के फैसले का ऐलान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि उनके पास कोई चारा नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनकी क़यादत में तेलंगाना में हालिया फैसलों की वजह से बीएसपी की छवि को नुकसान पहुंचे। आर.एस. प्रवीण कुमार ने वाज़ेह किया है कि वो कुछ बुनियादी उसूलों पर भी समझौता नहीं करना चाहते।
पार्टी सरबराह मायावती का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि वो उनके बुनियादी उसूलों को बरकरार रखेंगे। భారత రాష్ట్ర సమితితోనే మేము మరి పొత్తు పెట్టుకున్నాం. వారు మాకు 2 సీట్లు కేటాయించడం జరిగింది. మరి ఆ 2 సీట్లు కేటాయించిన తర్వాత నిన్న అఫీషియల్ గా మా కేంద్ర సమన్వయకర్త అనుమతితోనే నిన్న అఫీషియల్ గా మరి ఇరు వర్గాల అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాతనే నిన్న మరి మేము నాగర్ కర్నూలు నియోజకవర్గం నుండి హైదరాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తామని కూడా ప్రజలకు ప్రకటించడం జరిగింది. దాని తర్వాత విస్తృత కార్యకర్తల సమావేశం కూడా పెట్టడం జరిగింది. విధి విధానాల గురించి నిర్ణయించడం జరిగింది. కానీ అది తెలుసుకున్న మరి అది నచ్చని భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ ఇవాళ నాగర్ కర్నూలుకి వచ్చిండు, నిన్న హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. అది నచ్చని భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ లౌకిక కూటమి, ఈ చారిత్రాత్మకమైన కూటమి ఏదైతే ఉన్నదో భారత రాష్ట్ర సమితి, అదేవిధంగా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కూటమి, మరి రాజ్యాంగాన్ని రక్షించే కూటమి నచ్చని నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షాల ద్వయం మా పార్టీ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఈ కూటమిని రద్దు చేసుకోమని నన్నే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి చెప్పమన్నారు. నాకు అది ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే మరి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మాన్యశ్రీ కాన్షీరామ్ గారి నుంచి బైంజీ కుమారి మాయావతి గారి నుంచి నేటి దాకా మరి నా దాకా మేమందరం కూడా ఈ బహుజనవాదం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే, సంత నారాయణ గురు మరెందరో మహనీయుల ఆలోచనల వల్ల ప్రభావితమైన మేము ఒక్కసారి మాట ఇస్తే తప్పేది ఉండదు. పొత్తు ధర్మం, కష్టాలైనా నష్టాలైనా అందరూ కలిసిపోవాలి, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవాలి. సో అదే విధంగా ఇద్దరు నడవాలి, ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా కూడా నడవాలన్నదే పొత్తు ధర్మం. ఆ విధంగానే ఒప్పందం కుదిరింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకోమని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టమని చెప్పేసి నాకు ఆదేశాలు వచ్చినాయి. కానీ ఆ ఆదేశాలు నేను అమలు చేయదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే పొత్తు ధర్మంలో భాగంగా నేను కూడా మరి 26 సంవత్సరాల పోలీసు సర్వీసు, దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగానికి కూడా సిద్ధమయ్యి నేను పనిచేసిన. మరి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీలో చేరినా కూడా ఎలాంటి రాజీపడని పోరాటం నేను సాగించి పార్టీ భావజాలాన్ని నేను గ్రామ ప్రజల్లోకి, రాష్ట్ర ప్రజల్లోకి మోసుకొనిపోయినా. కానీ అలాంటి వ్యక్తిని నేను ఒకసారి మరి ఒక పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఈ బీజేపీ చేసే కుట్రలకు, బీజేపీ రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలన్న కుటిల పన్నాగాలకు తలొగ్గి నేను చేస్తే ఈ దేశంలో బహుజన ప్రజలకు నేను అన్యాయం చేసిన వాడిని అవుతా. అందుకొరకే నేను మరి ఈరోజు నేను రాజీనామా, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ సభ్యత్వానికి నేను రాజీనామా చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని మరి స్వాగతించాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా. నేను తెలంగాణలో బహుజన ప్రయోజనాల కోసం, అదేవిధంగా మరి తెలంగాణలో ఉండే బహుజన ప్రయోజనాల కోసం, దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడం కోసం, లౌకికవాదాన్ని బతికించడం కోసమే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నా, ఇంకొక ఉద్దేశంతో కాదు. रियासत तेलंगाना को 7 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बनाने वाली भारत राष्ट्रीय समिति हिंदुस्तान की चौथी अमीर तरीन सियासी जमात बनकर उभरी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीदारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को पेश की है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर मखसूस सियासी पार्टियों को अतिया देने वाले इदारों की तफसीलात मौजूद हैं। हैदराबाद के एक खानगी हॉस्पिटल की जानिब से भारत राष्ट्र समिति को ज्यादा डोनेशंस दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। अप्रैल साल 2019 से नवंबर साल 2023 के दरमियान बीआरएस को इंतखाबी बॉन्ड्स की शक्ल में कती रकम हासिल हुई है। आदाद शुमार बताते हैं कि नवंबर में पार्टी को 13 करोड़ 50 लाख रुपए मौसूल हुए। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 10 साल हुकूमत करने वाली भारत राष्ट्र समिति ने रियासत के माली बोझ को 70,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ताहम बीआरएस हिंदुस्तान की चौथी अमीर तरीन सियासी जमात है। बीआरएस को इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए 1223 करोड़ रुपए का अतिया मौसूल हुआ है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि साबिक वजीर आला केसीआर के दौरे हुकूमत में 9 मसाजिद के निज़ाम के मामले में एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दें और इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करें। अमजदुल्ला खान खालिद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि
मस्जिद क़यामत तक मस्जिद ही रहती है और 9 मसाजिद के इनेदाम ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई थी, जिसकी वजह से मुसलमानान तेलंगाना ने असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बतौर टीपीसीसी सरबराह केसीआर के दौरे हुकूमत में 9 मसाजिद के इनेदाम के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनकी उसी मुकाम पर दोबारा तामीर का मुतालबा किया था। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मंशूर और मुस्लिम एलामिया में भी मुसलमानों को तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने पर केसीआर दौरे हुकूमत में गिराई गई तमाम मसाजिद को उसी जगह पर तामीर करवाने का यकीन दिलाया गया था। एमबीटी रहनुमा ने आपाशी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानी के मुख्तलिफ मसाइल पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए जाने का हवाला देते हुए हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त की है कि वो 9 मसाजिद के निज़ाम के मामले में मौजूदा जज या फिर रिटायर्ड जज की सरबराही में एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दें। हम आज मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से ये ऑफिशियल एक लेटर भी लिखा हूँ, ट्वीट भी किया हूँ और आज जितने लोग दावत में जा रहे हैं बखुदा मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो है टोपी मुशज्जरा इमाम ज़मीन ये मत करिए। आप लोग जो है जैसा ही चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे एक रिटर्न लेटर लेकर जाइए, उनके हाथ में दीजिए कि साहब तमाम तेलंगाना के मुसलमान ये 9 मसाजिद की शहादत से गमज़दा थे, इसलिए कांग्रेस को वोट दिए हैं। तो आप ये वादा किए थे, ये आपको हम आपका वादा याद दिलाने आए हैं। तो एक इंक्वायरी कमीशन का आज ऐलान कर दीजिए कि मैं केसीआर को जेल को भेजूंगा, मैं केटीआर को जेल को भेजूंगा ये 9 मस्जिदें शहीद करने के लिए। मैं तमाम जितने आईपीएस आईएएस अहदेदार इस पर मुलविस थे तमाम को अक्यूज बनाकर मैं इनको जेल को भेजूंगा। तो ये हमारे को होना चाहिए। हमारे को खजूर पानी बहुत है रोज़ा खोलने के लिए, इफ्तार की दावत में आप एहतमाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बुलाए हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने तंजीमें जा रहे हैं, आज अगर मुलाकात नहीं हो सकी तो तमाम जितने दूसरे तंजीमें हैं मैं उन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, जमात इस्लामी, हमारे अंजुमन खादरिया, तहरीक मुस्लिम शब्बान, तामीर मिल्लत और तमाम से, और इंक्लूडिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, इनसे भी मेरा मुतालिबा है कि आपकी क्या मजबूरी थी नहीं मालूम कि आप केसीआर के साथ में रहते हुए 9 साल में आप मुंह में ज़बान नहीं थी आपके, आप ज़बान नहीं खोले। कम से कम ये सुनने वाला चीफ मिनिस्टर है, ये अमल करने वाला चीफ मिनिस्टर है। आप इनसे मुतालिबा करिए, असदुद्दीन ओवैसी अपने लेटरहेड पे लिख कर आज दीजिए। तो हमारा मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी कमीशन डाले, इन तमाम खातिलों को, मस्जिदों के खातिल केसीआर केटीआर ये जितने भी हैं इनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड और ब्रांच ब्लू मून स्वीट्स एंड बेकर्स टप्पा चबूतरा हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मौके पर रोज़ेदारों के लिए पेश कर रहे हैं 4 गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन आसिफ रमज़ान स्पेशल हलीम, जो शब मेराज और शब बारात के मौके पर भी दस्तयाब रहेगी। एक बार खाएंगे तो बार बार चाहेंगे। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स की खुसूसियत। भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी की कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद के पुराने शहर में बीआरएस कायदीन ने शदीद एहतजाज किया और कविता की गिरफ्तारी को गैर दुरुस्त करार दिया। दिल्ली शराब घोटाले में एमएलसी कविता को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार करते हुए दिल्ली मुंतकिल किया गया है। कविता की गैर मुतवक्किल गिरफ्तारी के बाद बीआरएस की जानिब से हफ्ते को रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया था। पुराने शहर के आईएस सदर इलाके में बीआरएस की साबिक कॉर्पोरेटर एस स्वप्ना सुंदर रेड्डी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। स्वप्ना रेड्डी ने इंतखाबात से क़ब्ल ईडी का छापा मारना और कविता को गिरफ्तार करना गैर दुरुस्त करार दिया। नाराज बीआरएस लीडर्स ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। అందరం కూడా
ఇక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే శుక్రవారం రోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది రాత్రి, అది కూడా ఆడపిల్లని శుక్రవారం అర్ధరాత్రి పూట ఇక్కడ నుంచి అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోవడం జరిగింది. ఏదైతే శనివారం ఆదివారం కోర్టుకు సెలవులు ఉంటాయని ఉద్దేశంతోనే, అంటే ఏ నోటీసులు లేకుండా ఎలాంటి లేకుండా కూడా అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే కవితక్కని వెంటనే విడుదల చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో మేమందరం కూడా ఇక్కడ యాతకుర ప్రజలందరం కూడా ఇక్కడ నిరసన చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే మోడీ ఎప్పుడైతే తెలంగాణకి ఏమి అభివృద్ధి ఎంత ఫండ్ తీసుకొస్తాడేమో అని ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆకృతతో వెయిట్ చేస్తున్నాము. కానీ ఎప్పుడైతే మోడీ వస్తున్నాడో ప్రతిసారి ఈడీని వెంట పెట్టుకొని వస్తున్నాడు. ఈడీని వెంట అక్రమంగా కేసులు పెడుతున్నాడు. ఏదైతే ఎలక్షన్స్ ముందు కావాలని కవితక్క గారి మీద అక్రమంగా కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇలాంటి చర్యలు మోడీ ప్రతిసారి ఏదో ఒక రూపంలో ఎలక్షన్స్ రాగానే ఏమి ఫండ్ కాకుండా డెవలప్మెంట్ విషయాలు ఎక్కడ పక్కకు పెట్టేసి మరి ఈడీని పట్టుకొని రావడము, అక్రమంగా అన్యాయంగా కేసులు పెట్టడము జరుగుతుంది. అది కూడా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ మీదనే రుద్దడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మేమందరం కూడా ఇక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాము. వెంటనే కవితక్కని విడుదల చేయాలనేసి కోరుతున్నాము ఇక్కడ అందరు ప్రజలు. हुकूमत की जानिब से तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के नायब सदरनशीन के ओहदे पर नामजद किए गए मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी ने हफ्ते को अपना ओहदा संभाल लिया। हुकूमत तेलंगाना ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के करीबी रफीक मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी को तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के सदर के ओहदे पर नामजद करने के अहकाम जारी किए हैं। साबिक़ा सोसाइटी को तहलील करने का भी हुक्म दिया गया है। मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी ने हफ्ते को तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के नायब सदरनशीन का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव व दीगर भी मौजूद थे। सभी ने नौमुंतखब सदरनशीन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी ने कहा है कि वो अपने इस ओहदे के जरिए टिमरीज़ के स्कूलों में तालीम के मियार को बेहतर बनाने के अलावा स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए काम करेंगे। हैदराबाद पुलिस ने मसनवी तरीके से आम पकाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तहवील में लिया है और 3 लाख रुपये मालियती आम जब्त कर लिए हैं। ज़राए ने बताया कि पुलिस ने मसनवी तरीके से आम पकाने की मुसद्दिक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए शहर के मौसम जाहि मार्केट में वाक़े न्यू लिबर्टी फ्रूट शॉप और लक्की फ्रूट शॉप पर छापा मारा। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद इरफान खान और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक दोनों मसनवी तरीके से आमों को पकाने के मामले में मुलविस हैं। उनके पास से 3 लाख रुपये के आम जब्त कर लिए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के निफाज के बाद मुसाफिरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हुकूमत और टीएसआरटीसी की इजाफी बसें मुहैया न करवाने से तलबा आरटीसी बसों के दरवाजों से लटक कर सफर करने पर मजबूर हैं। रियासती हुकूमत ने 9 दिसंबर साल 2023 में आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की स्कीम मुतारिफ करवाई है। मुसाफिरीन की तादाद में बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है। ताहम हुकूमत और महकमा आरटीसी बसों की तादाद बढ़ाने पर गौर नहीं कर रहा है, जिससे तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। इब्राहिमपट्टनम से एलबी नगर के रास्ते में तलबा को आरटीसी बस में खतरनाक तरीके से सफर करते देखा जा रहा है। अवाम खासकर तलबा और मुलाजिमीन ने हुकूमत से इस सिमत में तवज्जो देने और तलबा को तकलीफ और खतरों से बचाने के लिए बसों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिले नागर कर्नूल में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम के
10 सालों के खौफ चकनाचूर कर दिए। बीआरएस की लूटमार के बाद अब तेलंगाना की आवाम को कांग्रेस के हाथों खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। रियासत तेलंगाना का दौरा कर रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिले नागर कर्नूल में पार्टी के एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की आवाम ने असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम चाहते हैं कि बीजेपी मुसलसल तीसरी बार मरकज में कामयाबी हासिल करे। मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि दोनों ने तेलंगाना के अवाम के 10 सालों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। बीआरएस बदउनवानी में मुलविस रही है तो अब कांग्रेस को लगता है कि उनकी बारी है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो एक मर्तबा फिर बीजेपी की कामयाबी को यकीनी बनाए। खुद देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम जो एससी समुदाय से हैं, उनको कैसे अपमान किया जा रहा है, उनका कैसे अपमान हो रहा है। तेलंगाना के लोगों ने उन तस्वीरों को देखा है कि कांग्रेस के नेता ऊपर बैठते हैं, लेकिन एससी समुदाय के नेता को जमीन पर बैठाया जाता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।